नमस्कार साथियों, एससीटी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। हमारा कारवां धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, वो बताएंगे 4 जनवरी 2022। हमने पूर्व में भी बताया था कि दो तीन ऐसे क्वेश्चन है जो बताने के दौरान गलतियां हो जाती है, तो आपको दो तीन नंबर आगे पीछे जो है ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद थोड़े बहुत का अंतर आएगा। सबसे पहले मैं यह बात बता दूं कि 6 जनवरी और 7 जनवरी का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। अगर 6 जनवरी और 7 जनवरी के अभ्यर्थी जो हमारा यह वीडियो देख रहे हैं और उनको अगर डिस्कशन चाहिए 6 और 7 जनवरी का, तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें व्हाट्सएप करें। अगर आप देख रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहां पर कमेंट करें और कमेंट करके यह बताएं कि सर 6 और 7 दिसंबर का डिस्कशन करवाइए, और वहां पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर रिप्लाई करके उपलब्ध करवाऊंगा। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो है क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो 6 और 7 का डिस्कशन करवा दिया जाएगा। मेरे पास वर्तमान में 6 और 7 का नहीं है। आज के बाद जो है कल पुनः करवाई जाएगी 5 जनवरी का। 6-7 अगर आता है तो 6-7 करवाया जाएगा, नहीं तो 5 के बाद सीधे 8 जनवरी करवाया जाएगा। फिर 9 को संडे की वजह से एग्जाम नहीं हुई थी और उसके बाद 10 करवाया जाएगा, 11 करवाया जाएगा, कंटिन्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 4 जनवरी 2022 को। तो चलते हैं 4 जनवरी 2022 के पीडीएफ की तरफ और करेंगे आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कुछ ग्रुप में कुछ जगह शेयर कर दे, ताकि बच्चे जो है यहाँ जुड़ जाएंगे और उसके बाद अपना आंसर मिलान कर लेंगे। तो चलते हैं हम 4 जनवरी 2022 की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आ चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। देखिए, यह जो परीक्षा है वो 4 जनवरी 2022 को हुई थी। यहाँ पर लिखा हुआ 4 जनवरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट में, यानी 9:30 बजे से 12 बजे के बीच पेपर 1 की अभी हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका डिस्कशन होगा। अभी जो डिस्कशन कराएंगे वो हम कराएंगे सीडीपी और मैथ्स, यानी टोटल 60 क्वेश्चन कराएंगे। बाकी जो ईवीएस हिंदी और संस्कृत है वो सर जो है पीछे से करवाते आ रहे हैं, तो 1 से 2 दिन लेट करके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरणीय कारक की बात हो रही है, तो पर्यावरणीय कारक जो होगा वह होगा हमारा विद्यालय, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। तो एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सही कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पर 3 है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। ये तो गलत है। ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास वाला। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकासात्मक परिवर्तन जो है आपका अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन है। 3 का सही आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है लेव वाइगोस्की साहब। कौन है? लेव वाइगोस्की। सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं। तो ये है प्रारंभिक बचपन काल। सही है आंसर 1। आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, अंतःक्रिया करके सीखेंगे। तो सही आंसर है साथियों के साथ बातचीत करके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो इसमें कौन सा सकारात्मक योगदान नहीं देगा, वह होगा परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर वो लिखा है एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। सही है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ए और आर दोनों कथन सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है किसका, ए का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डाइस बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। वह है आपका नेचुरलिस्टिक, जिसको कहते हैं प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो होगा वह होगा इसमें से सभी आंसर तो सही है, 1 2 3 4। ठीक है, बाकी जो भी है आगे 5 6 7 8 जो भी जनवरी वाला एग्जाम है अब कल डिस्कशन करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी थोड़ा सा धैर्य रखिए, कल आपको मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो हिंदी है, ईवीएस है, संस्कृत है, वो सर पीछे से करवाते आ रहे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, 24 तारीख तक, आज रात तक अपलोड हो जाएगा आपको वीडियो, बाकी कल फिर पुनः अपलोड करेंगे, है ना। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो कौन करेगा, वह करेगा अधिसंज्ञान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर अभिकथन 1, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। एकदम सही है दोनों कथन, और आर सही व्याख्या करता है। ए का तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी वही है अभिकथन वाला, इसमें भी वही है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। एकदम सही है, और अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, यह भी सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो सही आंसर है इसका, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए का। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह क्या है। अधिगम असहायता, देखिए अधिगम असहायता महसूस कर रहा है मतलब उसे अधिगम में कोई मदद नहीं कर रहा। अगर मदद नहीं करेगा तो उस बच्चे का क्या होगा, शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव होगा, मतलब वह दूर जाएगा। सही आंसर है 14 का 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा। तो करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग सबसे बेहतर है। 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है। यह किसका उदाहरण है, तो यह पक्षपात का है। सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर बच्चों की भ्रांतियां होना डाइस है, एक यह सामान्य चीज है। ठीक है, बच्चों में जो भ्रांतियां होती है ये एक सामान्य चीज है, हर बच्चे के बीच यह चीज आएगा, तो यह प्राकृतिक है ना। हर एक बच्चे में क्या होती है, भ्रांतियां होती है। तो सही चीज है 17 का 1। आप भी जब छोटे थे ना तो आप भी ट्रेन से जाते थे तो आपको भी लगता था कि मेरे साथ पेड़ पौधे भी चलते हैं। रात के समय में आपको लगता था कि मेरे साथ चंद्रमा भी चलते हैं। ये सब प्रकृति है, हर एक बच्चों के बीच, हर एक बच्चों के अंदर यह भ्रांतियां पाई जाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाएंगे। महत्वपूर्ण माने जाने कारण की बात है शिक्षण की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये तो होना ही चाहिए निश्चित तौर पर, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, ये तो होगा ही नहीं आंसर। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आ रहा है 1 2 और 3, 1 2 और 3 किस ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो ये करता है आपको बहुसंवाद। सही आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो समावेशी शिक्षा के लिए हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। तो सही आंसर है 20 का ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। तो यह बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बन सकती है। सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बन सकती है। सामाजिक संचार मतलब क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन। तो बात करने में दिक्कत होगा कब, जब आपको डिसलेक्सिया में समस्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गतिमान दिव्यांगता का मतलब होता है आपको चलने फिरने में समस्या होगी, है ना। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है।
तो कौन सा मदद करेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर मदद करेगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, है ना। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा कौन सा? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। जी नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है। उससे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास विविधता को महत्व दीजिए, बच्चे शामिल होंगे। सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज्यादा सटीक आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही क्या है? युग्म है। पठन वैकल्य लंबे लंबे लिखित कार्य करना गलत है। श्रवण दोष ऑडियो टेप देना गलत है। गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान जी नहीं, ये भी नहीं है। दृश्य हानि यहाँ पर होगा चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। देखिए सही आंसर है 3 नंबर गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्प होता है यहाँ पर आपका डिसकैलकुलिया, तो इसका सही आंसर है कैलकुलेटर का प्रावधान। ये एकदम सही होना चाहिए, सही युग्म भी है। श्रवण दोष जो आदमी कान से नहीं सुनता है उसको ऑडियो टेप दीजिएगा तो कहां से सुन पाएगा, है ना। और दृश्य हानि जिसको दिख ही नहीं रहा है तो चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना है ना। तो दृश्य हानि है तो चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराइएगा तो दिखता नहीं है तो कैसे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना। तो सही आंसर है गुणज वैकल्य यानी आपका डिसकैलकुलिया। तो इसका सही उत्तर है कैलकुलेटर। 24 का सही आंसर है कैलकुलेटर का प्रावधान। 24 का आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है? यहाँ पर नहीं दर्शाने की बात हो रहा है, तो नहीं दर्शाना है कहाँ? जब प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच तुलना की जा रही हो। तो 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर 24। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यहाँ पर कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को करना चाहिए उन्हें संदर्भहीन नहीं, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो स्थूल कौशल की बात हो रहा है तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक पैर पर संतुलन करना। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1, 2 और 4 ये सब जो है सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण की बात है तो इसमें सही आंसर होगा रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। ठीक है, बाकी सब बाह्य प्रेरणा है, ये जो है आंतरिक प्रेरणा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सही है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एकदम सही है। और आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सही व्याख्या करता है तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे क्या होते हैं? वह होते हैं ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताइए कि 30 में से आपको कितना स्कोर आया। चूंकि हमने अभी सीडीपी का 30 क्वेश्चन डिस्कशन करा दिया लगभग 15 मिनट के अंदर। हम डिस्कशन कराने का मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम एक्सप्लेनेशन तब देंगे जब हम परीक्षा की तैयारी करेंगे। अभी आप परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आप आंसर मिला रहे हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ आंसर ही उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4 जनवरी 2022 वाला, इस साल का 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम उसके बाद चलेंगे गणित की तरफ और देखेंगे गणित का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गणित की तरफ और देखते हैं आज के गणित का पहला क्वेश्चन। 4 जनवरी 2022 वाले अभ्यर्थी ही जुड़े रहेंगे। 5, 6, 7 वाला कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल वीडियो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं गणित में। गणित का है एक चौराहे पर 4 ट्रैफिक लाइट हर जगह 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट 75 सेकेंड, ठीक है, बाद बदल जाती है। यदि बत्तियां जो है दोपहर में इतना बजे पर बदलती है तो अगली बार कब बदलेगी? यह जो सवाल है वो लॉसो मौसो का है। तो लॉसो है 30 सेकेंड हो गया, उसके बाद आगे है 45 सेकेंड और फिर उसके बाद आगे जो है 135 सेकेंड है। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे वही होगा ना, 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड और 60 में 75 जोड़ेंगे तो कितना होगा 135 सेकेंड। आप इसका क्या निकालेंगे? लॉसो निकालेंगे। तो आप इसका जब लॉसो निकालेंगे, चलिए लॉसो निकालते हैं। यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 1, ठीक है।
तो जब एक सब जगह हो गया तो हमारा जो लॉसो आएगा एलसीएम वो कितना आएगा 135 ही आएगा। ये तरीका हम अपने बच्चे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास में समझाए हुए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सबका लॉसो निकाल लेंगे। लॉसो जब निकलेगा वो निकलेगा कितना में, सेकंड में। कितना में निकलेगा सेकंड में, क्योंकि सब कुछ सेकंड में दिया है तो लॉसो कितना में आएगा, सेकंड में ही आएगा ना। चलिए जब सेकंड में लॉसो आएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा 30, 45 और 135 का लॉसो निकाले हैं। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 2 मिनट। कितना आएगा बेटा, 2 मिनट। तो 120 हो गया और 15 सेकेंड आएगा, नहीं आएगा, 2 मिनट 15 सेकेंड आएगा, वही आएगा ना, या कुछ और आ जाएगा, वही आएगा, 2 मिनट 15 सेकेंड ही आएगा। चलिए अब हमको क्या कह रहा है कि यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर में 1:35 में बदलती है तो अब कब बदलेगा, तब बदलेगा हर एक 2 मिनट 15 सेकंड के बाद वह जो है क्या होगा, बदलेगा। तो 1:35 है तो 1:37 और 15 सेकंड होगा। तो सही आंसर होगा 1:37 15। इसमें तो कोई आंसर है ही नहीं ना, तो कोई आंसर है नहीं तो कौन सा आंसर देंगे। मेरे अनुसार से ये जो है क्वेश्चन वो गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है। देखिए कहां पर गलती हुई है, हम यहाँ पर 1 मिनट और 75 सेकंड को एक साथ ले लिए। यहाँ पर 4 ट्रैफिक लाइट है और 4 अलग अलग है, 30, 45, 1 और 75। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 60 ही, और यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारा 75। ठीक है, 60 सेकंड हो गया, 75 से डिवाइड करेंगे तो 15, यहां से 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। हमारे पास जो उत्तर आएगा ना वो आएगा 75 सेकंड। ठीक है, जो आएगा वो क्या आएगा, 75 सेकंड। ठीक है, और 75 सेकंड को जब हम मिनट में बदलेंगे ना तो 1 मिनट 15 सेकंड ही आएगा, और बढ़ाएंगे तो 36, 1:36, 1:36 किसी ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका गलत क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मल्टीपल करके तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वैसे तो आंसर होना चाहिए 1:36 और 15, 1:36 और 15। लेकिन 1:36 के बाद फिर ये 1 मिनट 15 सेकंड के बाद पुनः जलेगी ना एक साथ। तो अब आप टाइम निकालेंगे ना, आगे की तरफ बढ़ेंगे कि एक साथ कब बदलेगी अगली बार। लेकिन क्वेश्चन में है तो अगली बार एक साथ कब बदलेगी, अगली बार तो 1:36 मिनट 15 सेकंड में ही बदल जाएगी, क्योंकि यह जो है वो हर एक 1 मिनट 15 सेकंड के बाद कन्वर्ट होती है, बदलती है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसमें जो है आपको मेरे हिसाब से बोनस अंक प्रदान किया जाएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और क्वेश्चन देख लेंगे, अगर ये घंटा में होगा ना, अगर ये सेकंड की जगह कहीं घंटा लिखा होगा तो हो सकता है इंग्लिश वर्जन के अनुसार आंसर बदल जाए। एक बार इंग्लिश वर्जन वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही थी। छात्रों की भ्रांति हो गई, वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं, इस पर शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है। देखिए कैसे कर सकती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 ये कह रहा है कि जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। तो सही आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, वो है निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। बंद सिरे वाला प्रश्न है, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो। ये तो खुले अंत वाला हो गया। इतना और इतना के बीच 5 पूर्ण संख्या को लिखिए। ठीक है, 5 पूर्ण संख्या को लिखिए 78 से लेकर 84 के बीच में। तो ये भी बोला जाए तो एक तरह से खुले अंत वाला है। ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिसका योग 50 है। ऐसी 5 संख्या की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और जिसमें दहाई स्थान पर अंक 5 है। तो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहां पर है 178 और 185 के बीच 5 पूर्ण संख्या लिखिए। ये सब जो है आपका खुले अंत वाला ही है प्रश्न। पूर्ण संख्या है तो 78 के बाद होगा 79, है ना, 80, 81, 82, 83, खत्म कहानी। तो ये हो गया आपका बंद अंत वाला प्रश्न। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति होती है। घुमावदार कहने का मतलब है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसको रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इसमें सममिति बोल रहा है कि कितना कितना डिग्री पर रोटेट करते हैं। तो ये रोटेट होता है आपका लगभग टोटल कितना डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, उस चीज को समझिएगा।
एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। तो हम पहले एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, अच्छा सा फिगर ड्रॉ हो गया। अब यहां पर हम लिख देते हैं ए। ठीक है, एक मिनट बेटा, यहां पर लिख देते हैं हम ए, और हम इसको एक बार घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो लगभग 120 डिग्री के कोण पर घूमेगा। फिर दोबारा जब घुमाएंगे तो वो 120 पर घूमेगा, दोबारा घुमाएंगे तो 120 पर घूमेगा। तो मेरे हिसाब से पहला होगा 120, दूसरा होगा 240, तीसरा होगा 360, और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। ठीक है, क्योंकि एक बार घुमाएंगे तो यहां आएगा 120 पर, फिर 360, 240 पर, और फिर 360 पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? देखिए यहां पर सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, सौंदर्य परक संख्या। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी, 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डब्बों में भर दिया, जिसका अधिकतम भार 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? देखिए यहां पर दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डिब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 हो गया। अब यहां देखिए 750 ग्राम हुआ ना। अब देखिए कितने डब्बे चाहिए, तो यहां पर यह बात तो क्लियर है ही नहीं, क्योंकि अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम क्या लेती है? लड्डू लेती है, और 3 किलो 250 ग्राम जलेबी लेती है, 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? प्रश्न अधूरा सा है, कितने डिब्बे चाहिए यह बात तो पता ही नहीं चलेगा। मतलब यहां क्लियर होता ना कि एक डिब्बे में कितना रखना है ना, जिसकी अधिकतम, अच्छा एक डिब्बे का भार यहां दे दिया 750 ग्राम है, ये क्लियर लिखा हुआ। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बे में भर दिया, जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। अब देखिए यहां पर सबको, यहां पर हम बना लेते हैं ग्राम में, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर होगा कितना ग्राम? 2500 ग्राम। इसको करेंगे तो यहां पर होगा 3250 ग्राम, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां होगा कितना? 4000 ग्राम। सबको जोड़ेंगे, 0 यहाँ 5 यहाँ 7 यहाँ 4 3 7 और 9, इतना ग्राम। और इसको हम देंगे भाग किससे? 7.5 से भाग देंगे, 750 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 9750 को जब हम 750 से डिवाइड करेंगे तो डिब्बों की जो संख्या आएगी ना, वो आएगा 13। क्या आएगा डिब्बों की संख्या? वो आएगा बेटा 13। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीमा वर्ग, एक वर्ग की सीमा 6 सेमी है। एक वर्ग की जो है सीमा, वो सॉरी 6 नहीं है, 16 सेमी है। तो 16 सेमी है दे दिया। चलिए ठीक है, इस वर्ग के प्रत्येक कोने में से प्रत्येक से 1 सेमी भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। प्रत्येक कोना में से काटता है। चलिए इस कोना में से काट लिया, इस कोना में से भी काट लिया, इस कोना में से काट लिया, और इस कोना में से भी क्या कर लिया? काट लिया। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? अब सीमा की लंबाई बोल रहा है, देखिए 16 सेमी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 4 है और ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तभी ना ये 16 हो गया। अब एक एक इधर से कट गया, नहीं कटा, और एक एक इधर से भी कटा, यहां से भी उसी तरह देखिए सब कट रहा है, ये सब हट रहा है, काट के आप हटा रहे हैं। अब सीमा की लंबाई बोल रहा है, तो देखिए एक एक कट गया, तो यहां से यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं। चलिए हम दूसरा कलर लेते हैं और यहां से करते हैं। यहां से हमने काउंट किया, यहां तक आया कितना? 2 आया। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ? यहां से यहां तक हमने आया 2 हो गया, क्योंकि एक एक तो कट चुका है। फिर यहाँ कितना? 3। फिर यहाँ कितना? 4। फिर यहाँ 2 है, 4 2 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 10, 11 12 13 14, फिर 15 और फिर 16। मतलब सीमा हमारा क्या रह गया? वही रह गया। तो सीमा की लंबाई कितनी होगी? वही होगी, 16 सेमी ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सविता एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई। उसे 2000 के 5 नोट, 500 के 4 नोट, 100 के 9 नोट मिले। रुपया गिनने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनके पास 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? देखिए यहां पर पहले हम सबको
जोड़ेंगे, है ना। चलिए जोड़ते हैं। 2000 के 5 नोट है, कितना हो गया? 2000 के 5 नोट आपके पास होगा तो कितना होगा? 10,000 होगा ना। चलिए 500 के 4 नोट कितना हो गया? 2000 हो गया। और 100 रुपए के 9 बोल रहा है तो कितना हो गया? 900। 00921, है ना। और 2000 का एक नोट और कम हो गया तो इसमें 2000 और ऐड कर देंगे। और 100 का एक नोट और कम हो गया और ऐड कर देंगे। यहां पर करेंगे तो होगा 0, फिर होगा 0, फिर होगा 10, यहाँ होगा 5 और यहाँ होगा 1। इसका मतलब वह कितना भरी थी? वो भरी थी यहाँ पर, वह था ऑप्शन नंबर कितना? 15,000, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो 8 का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके तरफ? 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दुकानदार के पास कुछ क्या है? अंडे हैं। उन्होंने, एक मिनट बेटा, वह उन्हें एक ट्रे में रखता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। ठीक है, 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा। कितने ट्रे में रखा? 9 ट्रे में रखा। और उसके पास 5 अंडे बच गए। देखिए यहां पर क्या क्लियर किया हुआ, एक दुकानदार के पास अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे में रखता है जिसमें ठीक 12 अंडे आता है। कितना अंडे? 12। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा। अब 9 ट्रे में जब अंडा रख रहा है तो एक में 12 तो 9 में कितना? 108 हुआ ना, 108। चलिए, और 5 अंडे और बच गया इसके पास। ठीक है, उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे? देखिए यहां पर उन्होंने 9 ट्रे तो भर दिया, ठीक है, और 10वां जब ट्रे यहां पर लगाया है ना तो उसमें 5 ही अंडे रखा है। बस 5 अंडे रखे हैं क्योंकि 5 तो इसके पास बचे हुए हैं। तो इसमें और 12 अंडे रखने हैं, मतलब 7 अंडे और रखेंगे तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 5 तो है ही इसके पास, 7 अंडे और रखेंगे तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 7 अंडे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 9 का सही उत्तर है 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है की बात है तो यहां पर होना चाहिए सही आंसर, वो है आपका अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए। सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पैटर्न को देखिए और पहचानिए। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा स्क्वायर होगा? 5 का। तो इसका मतलब ये 25 वाला में से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए जेड ए है तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, तो इसका मतलब बाद वाले में ई होगा, बाद वाले में ई यहीं पर है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। यह दिया गया क्रियाकलाप एक है। देखिए यह कैसा क्रियाकलाप है? तो यह आपका क्रियाकलाप होगा पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 12 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पर अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज्यादा कोने हैं। उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए, गलत है। सबसे ज्यादा कोने हैं बोल रहा है ना, कोने हैं, है ना। फिर वो वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज्यादा कोने हैं। किताब का चुनाव किया जाना चाहिए। देखिए किताब का चुनाव कर रहा है यहाँ पर, इसमें सबसे ज्यादा कोने होंगे तो एकदम सही होना चाहिए क्योंकि इसमें माचिस से ज्यादा कोने हैं। देखिए माचिस से ज्यादा कोना तो है नहीं ना, है ना। माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को कोने सत हो और कोने के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके तरफ? 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है, शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक अनुकूल है। ये क्या है? ये आपका है कौन सा? तो इसको हम लोग कहते हैं शिक्षक छात्रों के संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है। अपने आप से, तो इसको हम लोग कहेंगे विश्लेषणात्मक विधि। सही आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2/3। क्या लिखा हुआ है? 2/3। 2/3 प्लस 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 जगह खाली है बराबर 11/12। हो गया क्लियर।
अब देखिए 2/3 यहां से 11/12 और माइनस का कितना कर देंगे 2/3। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 11 में से कितना घटाएंगे 4, तो 11 में से 4 चले गया तो हमारे पास क्या बच गया 7 और नीचे क्या बच गया 12। तो मेरे पास जो उत्तर आना चाहिए वो तो आना चाहिए 7/12 और 7/12 इसमें से कोई आंसर तो है नहीं। 2/3 बोल रहा है तो 2/3 तो हमने कर दिया, प्लस कुछ जगह खाली है, जगह खाली बराबर 11/12 है, 11/12 कर दिया। तो 2/3 मतलब 2/3 ये उधर जाके माइनस होगा ना, तो एलसीएम 12 लेंगे तो 11 माइनस 3 चौके 12। और यहाँ पर 1 मिनट बेटा ये 2 था, मैंने 1 समझ लिया ना, तो यहाँ पर होगा 8। तो 3/12 सही उत्तर होगा और 3/12 जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है बोल रहा है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। यही कथन क्या है गलत है। 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। आते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है, अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूं तो उत्तर क्या होगा। छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0। देखिए 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूं तो उत्तर दिया 0। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपरोक्त संदर्भ में सही है। छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। मेरे हिसाब से सही आंसर यही है, क्योंकि बच्चा गलत जवाब दे रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावितः शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। देखिए परामर्श आपको देना होगा बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में परस्पर स्थापित करने में सहायता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी इसके अंदर क्या आएगा। छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि एकदम आएगा। कक्षा में फेल और पास छात्रों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल, ये तो गलत है। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति हो सकता है। एक के साथ सी का ऑप्शन, गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना गलत है। एक के साथ सी का आंसर सही होगा, वो है ऑप्शन नंबर 4 में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण या स्तर नहीं है। तो ये जो है आपका मूर्त संचालन वो स्तर नहीं है। 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में नहीं आता है। तो नहीं आता है वो है आपको यहाँ पर योजना का संचालन करना। योजना को समस्या को समझना पड़ेगा, मतलब पहचानना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा, पुनः योजना बनाना नहीं बेटा, पुनः योजना बनाना नहीं होगा। ये वाला आंसर सही है, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, संचालन करना आएगा लेकिन पुनः योजना तो नहीं था, है ना। तो सही आंसर है आपका 21 का 1 नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिन तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 180 दिन मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद इसका कौन सा तारीख होगा पता है, वह होगा आपका 10 जून 2021। देखिए यहाँ पर वह अभी 6 महीने का इंतजार कर सकती है क्योंकि सामान 180 दिन बाद खराब होगा। देखिए यहाँ पर 180 दिन बाद खराब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो 3 जुलाई 2021 को एक पैकेट फेंकने से पहले दिखती है, वो तो 1 महीना पहले ही खराब हो चुका है। वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। गलत है, पैकेट 10 जून 2021 को खराब हो चुका था, उसे फेंक देना चाहिए। ठीक है, उसे पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के खराब होने की स्थिति गुजर चुकी है। तो सही आंसर ज्यादा सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वह 10 जून 2021 को ही खराब हो चुका था, उसे फेंक देना चाहिए। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियां का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियां का 2/7 भाग अदिति को, देखिए यहाँ पर 2/7 अदिति को, 1/6 अमल को, 2/5 फरहान को, 1/7 जेरी को दिया।
यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियां बची है तो पैकेट की शुरुआत में कितनी टॉफियां थी? बनाना पड़ेगा बेटा, इस तरह के सवाल को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर होगा x बट्टा 7, ठीक है, सॉरी 2x बट्टा 7 प्लस x बट्टा 6 प्लस 2x बट्टा 5। देखिए थोड़ा क्या होता है ना, जल्दबाजी में ना कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है नंबर लिखने में, इसलिए आंसर भी गलत हो जाता है, तो काफी ध्यान पूर्वक बनाना पड़ता है। 2 बट्टा 7 ठीक है, 1 बट्टा 6 ठीक है, 2 बट्टा 5 भी ठीक है, 1 बट्टा 7 भी ठीक है, और 2 टॉफियां और इसके पास बच गया। इसका मतलब क्या हुआ ना, 2 टॉफियां बच गया, इसका मतलब इसके कुल टॉफियों में से इतना टॉफी खर्च हुआ, तो कितना टॉफी बचा? 2 बच गया। अब इस सवालों को हल करेंगे, सवालों को हल करेंगे ना, तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना होगा जरा बताइएगा। 210 आएगा, 210 आया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम करेंगे 210 भागा 6, तो यहाँ पर आएगा 35, तो यहाँ हो जाएगा 35 का x। फिर यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो होगा वह होगा आपका 42x, ठीक है, ये प्लस है 42x, और फिर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 30x। अब ऊपर वाले सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा है वो तो x होगा ही, और ऊपर वाले सबको जोड़ेंगे तो ऊपर वाले में हमारा है 60, फिर हमारा है 35, फिर हमारा है 42, फिर हमारा है कितना? 30, तो हमारे पास निकल के आएगा कितना? 167x बट्टा का कितना? 210, और बराबर का कितना? 2। अब यहाँ पर हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 210 माइनस कितना? 167, तो हमारे पास आएगा 43। तो हमारे पास जो आएगा निकल के वो आएगा 43x बराबर वो आएगा 2 गुने का कितना? 210, ठीक है। तो 210 आया तो x बराबर अगर हम निकाले तो 2 गुने 210 बट्टा का कितना? 43 करना पड़ेगा। लेकिन मान कुछ ज्यादा आया, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ पर गलतियां कर दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या गलतियां हुई है। गलतियां यहाँ हुई है, यहाँ पर होता है 84, कितना होता है बेटा? 84, तो 84 हो गया। तो अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे ना 84 को लेकर, तो 60 प्लस 35 प्लस 84 प्लस 30, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पर कितना? 209। ध्यान रखेंगे 209 कितना निकल के आया? 209, और 209 और 210 नीचे है तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ x। इसको काटते हैं, चलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ x। x बराबर 210 गुने का 2, मतलब कितना हो गया? 420। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर बंद आकृति है तो इसको हम लोग कहते हैं बहुभुज, ठीक है। सही उत्तर है 24 का 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है रे और रीना ईंटों के एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित करती है। प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच 3 इंच है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच 3 इंच और 3 इंच है, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की संख्या कितनी होगी? मतलब ईंटों की कुल पंक्तियां कितनी होगी? देखिए यहां पर रे और रीना ने ईंटों के एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, तो ऊंचाई तो यहाँ 3 इंच ही है। कितना है? 3 इंच। 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्ति होगी? अब ऊंचाई को ही देखना है हमें। पहले तो हमें मीटर है, मीटर को इंच में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप मीटर को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में जो इंच होता है ना वो होता है लगभग 39.37 इंच। तो 3 मीटर में कितना इंच होगा? तो 3 मीटर में जो हमारा इंच होगा ना वो होगा 118.11 इंच। अब आपको पता चल गया कि ये दीवार जो है 118 मीटर क्या है? ऊंचा है, और एक ईंट जो है 3 इंच ऊंचा ही है, तो 1 ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट ऐसे करके करना है। तो हमें क्या करना है? इसे भाग दे देना है। जब भी आप भाग देंगे ना तो उत्तर आपको लगभग 45.66 आएगा, और 45.66 जो है वो 46 के करीब है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। कौन सा होगा? 2। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई मापने के बजाय बिलांत यानी हाथ और पेपर क्लिप से मापने को कहती है।
बिलांद मतलब आप बित्ते से जो नापते हैं उसको कहते हैं बिलांद। हाथ और पेपर क्लिप से मापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने की अति उपयुक्त कारण क्या है? देखिए इसका कारण है क्या? इसका मुख्य कारण है कि वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के मानक इकाइयों की आवश्यकता को भी समझे। ठीक है, तो ये तो नहीं है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा में है वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी पुराने तरीकों से वस्तुओं का मापन करने का अभ्यास करें, ऐसा नहीं है। 4 इसका सही आंसर है। इसमें से सबसे ज्यादा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माध्य और माध्यिका, पहले तो हम माध्य निकालते हैं, पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। एक है, फिर क्या कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट बेटा, एक है, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार एक और है। चलिए दो एक हो गया, ये भी एक, ये भी एक, कहानी खत्म है। इसके बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद आपका कौन सा छोटी संख्या है, वो है आपका 8, तो चलिए हम 8 लिख लिए। इसके बाद कौन सी संख्या है, 8 के बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी वह है आपका 13, चलिए 13 भी हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है 15, फिर कितना है 15, फिर कितना है 20। ठीक है, यही लिखा है ना। चलिए 15, 20 और फिर लास्ट में कितना है 23, चलिए 23 भी लिख लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका माध्यिका देखिए 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3, यहां से 3, ये माध्यिका होगा आपका, ये बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला जो है ये आपका माध्यिका होगा, ये वाला माध्यिका होगा। ठीक है, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक ये माध्यिका होगा, यहां से यहां वाला जो है आपका वो क्या होगा, माध्यिका होगा। 13 और 15, माध्यिका कितना होगा, 13 और 15 को जब आप ऐड करेंगे ना तो आपको आएगा 28, तो माध्यिका होगा आपको कितना, वह होगा 14। माध्यिका कितना आ गया 14। अब माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालने का क्या है तरीका, माध्य निकालने का तरीका है सभी को जोड़ देना है। तो 1 प्लस 1 प्लस 8 प्लस कितना है 13 प्लस 15 प्लस कितना है उसके बाद 20 और फिर कितना है 23 है। तो एक है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर एक बार और 15 है ना, 2 बार 15 था ना, 2 बार 15 है, फिर 20 है, फिर 23 है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे ना तो आपके पास जोड़ करके आएगा 96, और कितनी संख्या है, टोटल संख्या है आपको 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 96 को भागा देंगे किससे, 8 से। तो यहाँ पर 96 को जैसे ही आप 8 से भागा देंगे ना तो आपके पास निकल के आएगा 12। चलिए अब आंसर देखिए, माध्य और माध्यिका दोनों समान है, जी नहीं। माध्यिका तो ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि संख्या, अंकों की संख्या सम है, ऐसा नहीं है। माध्यिका माध्य से अधिक है, माध्यिका माध्य से अधिक है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, माध्यिका जो है, ये जो माध्यिका है ये माध्य से अधिक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वह है कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5 में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य की अति उपयोगिता से वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा आपको प्रकरण आंकड़ों का प्रबंध का परिचय देना। सही उत्तर होगा 28 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और करना एक निश्चित तरीका है, निश्चित तरीका आविष्ट करता है, यह दृष्टि चरितार्थ की जाती है। देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा अन्वेषण, उपागम, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे इतना डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान इतना नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान इतना पर पहुंच जाएगा? अब देखिए यहाँ पर 9 बजे का मतलब टाइम दे रखा है और हर एक घंटे इतना गिर जाता है, तो अब आते हैं यहाँ बनाना पड़ेगा। अब 10 बजे, 10 बजे तापमान कितना होगा, तो 10 बजे तापमान यहाँ पर उसमें से हम घटा देंगे कितना 0.7, तो हमारा तापमान कितना हो जाएगा 22.8। ठीक है, फिर 11 बजे की बात करेंगे, 11 बजे फिर इसमें कम हो जाएगा कितना 0.7, तो घट के कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 22 दशमलव कितना 1। फिर हम देखेंगे कितना बजे 12 बजे चेक करेंगे, 12 बजे फिर इसमें से घट जाएगा कितना 0.7, तो हमारे पास निकल के आएगा कितना 21.4। फिर हम देखेंगे 1 बजे। ठीक है, अभी देखिए सुबह का 9 बजे है ये टाइम, अब हमारा पीएम में जा रहा है। अब हम देखेंगे 1 बजे, तो 1 बजे फिर हम घटाएंगे 0.7, तो हमारे पास निकल के आएगा 20 दशमलव कितना 7। अब हम फिर देखेंगे 2 बजे, 2 बजे फिर घटेगा
कितना घटेगा, फिर 0.7 घट जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, निकल के आएगा हमारे पास 20 डिग्री। फिर 3 बजे चेक करेंगे हम, 3 बजे फिर से तापमान घटेगा और 3 बजे जब तापमान घटेगा तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 90.3। फिर हम चेक करेंगे 4 बजे, 4 बजे करेंगे तो फिर हमारा तापमान घटेगा और निकल के आएगा 18.6। फिर हम चेक करेंगे शाम के 5 बजे और शाम के 5 बजे जब हमारा तापमान घटेगा तब होगा हमारे पास 17.9 और फिर हम चेक करेंगे शाम के 6 बजे तब हमारा तापमान घट के पहुंच जाएगा इतना पर। तो टाइम होगा शाम के 6 बजे और शाम के 6 बजे को हम लोग पीएम कहते हैं, ये पीएम वाला समय होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम दे रखा था, पीएम में जाना है, पीएम में एक भी आंसर नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन में आंसर सही में गलती है तो आपको एक बोनस अंक दिया जाएगा। वैसे तो एएम होता नहीं यहाँ पर पीएम होता, पीएम लिखा रहता तो आंसर मेरा 2 सही है, लेकिन एएम लिखा है। एएम तो यहाँ देखिए एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे इतना पर देखा गया और प्रत्येक घंटे इतना गिर जाता है ना। सुबह की बात है तो बढ़ते बढ़ते हम शाम की तरफ बढ़ेंगे, शाम हमारा पीएम होगा ना, तो पीएम में टाइम होना चाहिए जो कि नहीं है। अगर इंग्लिश वर्जन में भी ये गलतियां हैं तो सबको एक बोनस अंक मिलेगा, एक एक्स्ट्रा अंक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसको एक्स्ट्रा में ही रखिए क्योंकि आंसर मिल नहीं पा रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। आप लोग एक बोनस एक्स्ट्रा जोड़कर आप हमें कमेंट करके बताइए कि गणित में आप 30 में से कितने अंक हासिल किए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से जल्दी पहले कमेंट करके हमको बताइए कि कितना अंक आप लोग हासिल किए हैं गणित, खासकर गणित सीटेट के गणित विषय में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज हम यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।